हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रवि रंजन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मस्ती बाई रवि में स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो जितने भी विद्यार्थी लाइव क्लास में हैं वो वीडियो को लाइक कर लें और लाइक करने के बाद इस वीडियो के लिंक को शेयर कर लें। कुछ देर टाइम देता हूँ ताकि सभी विद्यार्थी हैं जो वो क्लास में उपस्थित हो सकें और आपका जो है वो 12th बिहार बोर्ड और सभी बोर्ड के लिए इसको कोई भी इस ग्रामर क्लास को कोई भी 10th 11th 12th या कंपटीशन कोई भी बच्चे जो है वो पढ़ सकते हैं जो कंपटीशन बेसिक की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग लिंक ज़रूर भेज दीजिए ताकि सारे विद्यार्थी जुड़ जाएं। तो कल तक हमने क्या देखा था? कल हमने समझा था एक्सिलरी वर्ब को। एक्सिलरी वर्ब के बारे में कल हम 4 तथ्य जाने थे कि एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग पहला आप लोग भी बताते चलेगा कमेंट में। आप लोग जितना पढ़ाया जाता है उसको कॉपी में तो लिखिए ही, प्लस उसको घर में भी जाके पढ़िए, तब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। हम रटवाने का काम नहीं कर रहे हैं, सारा कॉन्सेप्ट बताएंगे और कॉन्सेप्ट तभी समझ में आएगा जब मेरे पढ़ाने के बाद आप भी घर में जाके पढ़ेंगे। तो हम कल बताए थे एक्सिलरी वर्ब के बारे में, एक बार रिकॉल कर लेते हैं पिछले क्लास को, फिर आगे आज के क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग बिना मेन वर्ब के नहीं होता है। दूसरा, एक्सिलरी वर्ब की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है, जिसकी संख्या 24 होती है और जिसको 4 ग्रुपों में बांटा जाता है। अब उन 4 ग्रुप को ही देखना है। 4 ग्रुप कौन कौन होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो बी एक्सिलरी वर्ब, इसके बाद आपको बताए थे हैव एक्सिलरी वर्ब, इसके बाद आपको बताए थे डू एक्सिलरी वर्ब और इसके बाद बताए थे मॉडल एक्सिलरी वर्ब। जिसमें हम जो बी एक्सिलरी वर्ब, हैव एक्सिलरी वर्ब और डू एक्सिलरी वर्ब को एक ग्रुप में रख लिए थे जिसको हमने बोला था ग्रुप ए, और दूसरे मॉडल एक्सिलरी वर्ब को एक ग्रुप में रखे थे जिसको हमने बोला ग्रुप बी। ठीक है, यहाँ तक कल का था। अब हम देखते हैं बी एक्सिलरी वर्ब, हैव एक्सिलरी वर्ब, डू एक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से वर्ब होते हैं। आपको यदि पता होगा तो आप लोग भी बताते चलिएगा। अब हम एक चार्ट तैयार करते हैं। देखिए, कोई भी जो वर्ब होता है उस वर्ब का 5 रूप होता है। कितना रूप होता है आप लोग भी कमेंट में बताइए, कितना रूप होता है? 5 रूप होता है। कौन कौन होता है? तो वर्ब का पहला रूप, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप, वर्ब का चौथा रूप और वर्ब का 5वां रूप। ठीक है, वर्ब के चौथे रूप को जनरली V1 प्लस ING और वर्ब के 5वें रूप को V1 प्लस यस या ES बोलते। ये तो सभी लोगों को पता होगा, इतनी बातें सभी लोगों को पता होगी। अब जो हम 4 ग्रुप में से ग्रुप ए को बताए थे जिसमें बी एक्सिलरी वर्ब, हैव एक्सिलरी वर्ब और डू एक्सिलरी वर्ब था, अब उसमें देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा वर्ब होता है, मतलब कि कौन कौन सा वर्ड आते हैं 5 ग्रुपों में। और जो हम कल बताए थे कि एक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होती है, उसको आज साबित भी करके दिखाएंगे कि कैसे एक्सिलरी वर्ब की संख्या जो है वो 24 होती है। अब समझिएगा, तो पहले को क्या बोलें? तो यहाँ हम बोल सकते हैं बी फॉर्म्स। बी फॉर्म बोल लीजिए आप, है ना। बी एक्सिलरी वर्ब मतलब बी फॉर्म मतलब बी रूप। थोड़ा सा आप लोग समझिएगा 2 चीज़ें। ठीक है, एक तो होता है फॉर्म, दूसरा होता है फ्रॉम। दोनों में लोगों को थोड़ा सा पता नहीं लगता है। फॉर्म मतलब होता है रूप, ठीक है ना, और फ्रॉम मतलब ये प्रीपोजिशन से हो जाता है। ठीक है, दोनों में यही अंतर है कि एक बार ओ के बाद आर है और आर के बाद ओ है। तो बी फॉर्म, बी रूप वाला जो एक्सिलरी वर्ब है वो।
इसके बाद हम देखेंगे हैव फॉर्म। क्या फॉर्म? हैव फॉर्म। इसके बाद देखेंगे डू फॉर्म। अब इसमें कौन कौन सा वर्ब आता है, थोड़ा सा इसको इधर लिख लेते हैं। और पीछे, ताकि यहाँ पे जो है वो आ जाए। बी फॉर्म, हैव फॉर्म और आपका डू फॉर्म, इतना को समझते चलेंगे। अब इस चार्ट को जो बता रहे हैं आज, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको VVI कर लीजिएगा, VVI। ये पूरे वर्ब में आपको काम देगा। कहाँ देगा? पूरे वर्ब में काम। इसलिए इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, तो वर्ब जो बी फॉर्म होता है उसका पहला रूप में क्या क्या आता है? तो आता है MRB। अब बी मतलब होता है होना। बी मतलब क्या होता है? होना। और बिकम मतलब भी होना होता है। वैसे बी मतलब होना। तो बी के फर्स्ट फॉर्म में होता है MRB। बी के सेकेंड फॉर्म में होता है बाज, वर। बी के थर्ड फॉर्म में होता है बीन। और बी के फोर्थ फॉर्म में होता है बीइंग। और बी के फिफ्थ फॉर्म में होता है इज। आप लोग एक बार मेरे साथ बोलते चलिएगा, जो भी अपने घर में बैठ के देख रहे हैं। बी फॉर्म के फर्स्ट फॉर्म में क्या क्या होता है? MRB। बी के सेकेंड फॉर्म में होता है बाज, वर। बी के थर्ड फॉर्म में होता है बीन। बी के फोर्थ फॉर्म में होता है बीइंग। और बी के फिफ्थ फॉर्म में होता है इज। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हैव फॉर्म। हैव फॉर्म वाले जो वर्ब होता है उसके फर्स्ट फॉर्म में होता है हैव, सेकेंड फॉर्म में होता है हैड, थर्ड फॉर्म में भी होता है हैड, फोर्थ फॉर्म में होता है हैविंग और फिफ्थ फॉर्म में होता है हैज। फिफ्थ फॉर्म में क्या होता है? हैज। ठीक है, इसके बाद हम समझते हैं डू फॉर्म। तो हैव मतलब अब देखिए क्या होता है। हैव का हिंदी होता है पास रखना या मेरे पास। ठीक है ना, हैव मतलब ऐसे रखना ज़्यादा होता है। हैव अधिकार के लिए आता है, पोजीशन के लिए। जैसे हम बोलते हैं आई हैव ए कार। आई हैव ए कार, मेरे पास एक गाड़ी है। तो यहाँ ये मेन वर्ब के जैसे यूज हो जाता है। ठीक है, तो हैव जब वो पोजीशन के लिए आता है, पोजीशन मतलब अधिकार होता है। ठीक, आगे देखिए डू फॉर्म। डू फॉर्म जो होता है, इसमें डू होता है, डिड होता है, डन, डूइंग और डज। ठीक है, ये एक बार चार्ट आप लोग देख लीजिए। बी फॉर्म तो देख ही लिए। हैव फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग, फिफ्थ फॉर्म हैज। डू का फर्स्ट फॉर्म डू, सेकेंड डिड, थर्ड डन, फोर्थ डूइंग और फिफ्थ डज होता है। इतना हम समझें। अब इस चार्ट को सबसे पहले समझना है। इस चार्ट के बारे में इधर हम समझते हैं। नीचे में, नीचे जगह तो है ही। अब आप लोग मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा सभी लोग। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? दूसरा क्वेश्चन, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें भी कंफ्यूज करते हैं, तो बताइए जल्दी से। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो सिंगुलर होता है या प्लूरल? और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है? तो सबसे पहला यहाँ यही देखेंगे, जो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा हमेशा प्लूरल होता है। प्लूरल को PLU से शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं। और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर होता है। क्या होता है? सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इतनी बातें हम जाने कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? सिंगुलर होता है। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म क्या होता है?
सॉरी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लुरल होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर होता है। इसको देखें। अब कोई आपसे पूछ देता है, जैसे एक एग्जांपल देखिए, इसी का वर्ब के पांचवें रूप का समझते हैं। जैसे हम बोलते हैं सर राम इज ए गुड बॉय, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं, है ना। एक क्वेश्चन आप बताइएगा कि राम के साथ इज काहे लगा, राम के साथ इज काहे लगा, यहाँ पे आर क्यों नहीं लगाए, है ना। तो आप बोलिएगा सर शुरू से तो ऐसे पढ़ते हैं राम के साथ इज लगा, राम के साथ इज काहे लगेगा, है ना। हम क्वेश्चन पूछे राम के साथ, आप मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए, राम के साथ हम इज लगाएं, आर क्यों नहीं लगाएं, बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में कोई है जो बता सकते हैं। वो आपको ही पता है कि राम के साथ इज लगता है, लेकिन राम के साथ इज ही काहे लगता है, आर क्यों नहीं लगता है, हम आपसे ये जानना चाहते हैं। तो देखिए अब हम आंसर बताते हैं, आप लोग को पता होगा या नहीं होगा। अब देखिए जो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, क्या बताएं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, समझौता। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है, समझौता, ठीक है। तो सब्जेक्ट का वर्ब के साथ समझौता होता है, ठीक है। सब्जेक्ट यदि सिंगुलर होता है तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, सब्जेक्ट यदि प्लुरल होता है तो वर्ब भी प्लुरल आता है। अब देखिए तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है, राम, राम है, पीछे भी बता दिए थे कि सब्जेक्ट कैसे हम पहचानते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ सब्जेक्ट जब राम है तो राम सिंगुलर है कि प्लुरल है, सिंगुलर मतलब यदि कोई नहीं समझते हैं तो यहाँ समझिए SINGULAR, सिंगुलर मतलब एक होता है, सिंगुलर मतलब एक, और प्लुरल, प्लुरल मतलब एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा। आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, यदि आप सिंगल हैं, ठीक है, यदि आप सिंगल हैं, है ना, तो आप क्या हैं, सिंगुलर हैं। यदि आपका शादी हो गया तो आप क्या हो जाते हैं, डबल, तो डबल हो गए तो क्या हो गए, प्लुरल, ठीक है। तो सिंगुलर मतलब एक, सिंगुलर मतलब सिंगल, याद रखिएगा, नहीं जैसे कोई बोलते हैं हम तो अभी सिंगल हैं, कोई मिला ही नहीं है, है ना, वो वाला सिंगल, ठीक। तो राम यहाँ सिंगुलर है। अब देखिए सिंगल है, अभी हम आपको क्या बताएं, वर्ब का जो पांचवा रूप होता है वो सिंगुलर होता है, वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब देखिए इधर वर्ब का पांचवा रूप, अब है के लिए हम इज यूज करते हैं, है मतलब होना, ठीक है, उसके लिए इज यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए इज कैमा रूप है, तो इज जो है वो बी फॉर्म का पांचवा रूप है ना, इज क्या है, बी फॉर्म का पांचवा रूप है, और इज यहाँ क्या हो गया, तो इज जो है वो सिंगुलर है। क्यों, क्योंकि अभी ही बताएं कि वर्ब का जो पहला रूप होता है वो प्लुरल होता है और वर्ब का जो पांचवा रूप है वो सिंगुलर होता है। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए इज जो है वो सिंगुलर है। इज सिंगुलर क्यों है, क्योंकि इज जो है वो वर्ब का पांचवा रूप है और वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर होता है, इसीलिए राम के साथ हम इज का प्रयोग किए, इसीलिए राम के साथ क्या प्रयोग किए, इज का प्रयोग किए। अब यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो सब्जेक्ट जैसा होता है वर्ब भी वैसा ही लगाएंगे। अब आगे हम समझना थोड़ा सा शुरू करते हैं कि अब जो है इसमें से जो चार्ट हम आपको बताएं, इसमें से किस किस वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब की तरह होता है और किस किस वर्ब का प्रयोग जो है वो मेन वर्ब की तरह होता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को अब हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले नीचे थोड़ा सा जगह बना लें, ठीक है, और इधर भी जगह बना लेते हैं। अब थोड़ा सा ये बात समझिए, तो इसमें से
एम और आर, इसका प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के जैसा करते हैं। बाज बेयर, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आगे देखिए, और इज का प्रयोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब के जैसे करते हैं, तो यहाँ लिख दिए हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद हैव का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, इधर हैविंग का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब नहीं, हैज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसा होता है। इसमें से डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब, डूइंग का नहीं, डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब। तो अब देखिए मोटा मोटी क्या निकला। अब देखिए तो इससे 2 2 4 1 5 हमारा निकल गया हेल्पिंग वर्ब। क्या इतना निकला? 5। इससे कितना निकला हेल्पिंग वर्ब? 3। इससे कितना निकला? 3। टोटल अभी तक हो गया 11। टोटल कितना हो गया? 11। तो अब यहाँ से एक कंक्लूजन हमारा आया, नोट नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं। क्या नोट नंबर फर्स्ट लिख सकते हैं कि वर्ब के पहला, दूसरा और पांचवा रूप का प्रयोग किस किस वर्ब का, यहाँ से जो इसमें है उसका, तो यहाँ से वर्ब के पहला, दूसरा और पांचवा रूप का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के जैसे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जैसे करते हैं। किसका किसका पहला, दूसरा और पांचवा रूप का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसे करते हैं? तो बी फॉर्म का, हैव फॉर्म का और डू फॉर्म का। इसका बात कर रहे हैं, सब का बात नहीं समझ लीजिएगा। अब यहाँ एक मान लिए गो, तो गो का क्या होता है? बेंट, गोन, गोइंग और गोज। तो इसमें इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसे नहीं होता है। आपको पहले ही बताएं कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24। और 24 को अभी सिद्ध कर रहे हैं, 24 में 11 आपको बता दिए। तो यहाँ किसका किसका V1, V2, V5 का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के जैसे होता है? तो बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म। वो भी कहाँ कहाँ होता है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले इतना समझे कि वर्ब के पहले, दूसरे और पांचवे रूप का प्रयोग किसका किसका, बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म का प्रयोग हम हेल्पिंग वर्ब के जैसे करते हैं। और बाकी देखिए तो बिन का प्रयोग मेन वर्ब के जैसे, बीइंग का प्रयोग मेन वर्ब के जैसे, इसमें हैड का प्रयोग मेन वर्ब के जैसे, हैविंग का प्रयोग मेन वर्ब के जैसे, डन का प्रयोग मेन वर्ब के जैसे और डूइंग का प्रयोग मेन वर्ब के जैसे। तो इसमें दूसरा नोट हम लिख सकते हैं, नोट नंबर 2, क्या कि बी फॉर्म, हैव फॉर्म और डू फॉर्म का प्रयोग के तीसरा और चौथा रूप का प्रयोग मेन वर्ब के जैसे होता है। कैसे होता है? मेन वर्ब के जैसे होता है, ठीक है। इतना तक हम समझें। अब फिर आगे समझते हैं, ठीक है। इतना तक आप लोग जो है इसको कॉपी में लिखिए जब तक, फिर आगे हम आपको और। तो अभी हमने देखा कि एक्जुलरी वर्ब क्या क्या होता है, बी फॉर्म में कौन कौन होता है, हैव फॉर्म में कौन कौन होता है, डू फॉर्म में कौन कौन होता है। तो बी फॉर्म में एक्जुलरी वर्ब कौन कौन होता है, तो कौन कौन देखे थे आप? एम, आर, बाज, वर और इज, ठीक है। ये 5 होता है। हैव फॉर्म में क्या क्या देखें? हैव फॉर्म में हम देखे थे हैव, हैज और हैड, ये 3, ठीक है। डू फॉर्म में क्या देखे थे? डू फॉर्म में देखे थे डू, डिड और डज, ये भी 3। तो टोटल कितना हो गया इधर? 11। अब देखिए जो मॉडल वर्ब होता है, ये तो हम बताए थे कि ग्रुप ए में सारा आता है। ये किस में आता है? ग्रुप ए में। अब जो ग्रुप बी में आता है उसको क्या बोलते हैं? मॉडल एक्जुलरी वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब।
अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन होता है? तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज्ड टू, आउट टू, डेयर नॉट और नीड नॉट। ये इतना होता है। अब देखिए, तो 8 आपका इधर से हो गया और 5 ये हो गया, ठीक है। तो टोटल जोड़ लीजिए, 8 5 13 11 24। तो टोटल देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या होती है वो कितनी होती है? 24, जिसको 2 ग्रुपों में बांटें। ग्रुप ए में बी फॉर्म, हैव फॉर्म, डू फॉर्म, और ग्रुप बी में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। बी फॉर्म में इज, एम, आर, बाज, वेयर, हैव फॉर्म में हैव, हैज, हैड, डू फॉर्म में डू, डिड, डज, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, आउट टू, डेयर नॉट और नीड नॉट। तो ये टोटल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या कितनी हो गई आपकी? 24। अब आगे हम देखते हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो प्रिंसिपल वर्ब है इसका उपयोग देखते हैं। क्या देखते हैं? यूजेज ऑफ मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। ये सारी चीज़ों को समझते चलिएगा, क्योंकि जितने चीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं और जितनी बारीकी से इसको हम सीख लेंगे, टेंस हमारे लिए उतना ही आसान होगा, वॉइस बनाना उतना ही आसान होगा। और आप लोग जो है अपने घर में आपके पास जहाँ भी वर्ब फॉर्म्स होगा, वर्ब फॉर्म्स इसको याद कर लीजिएगा, कम से कम उसके वर्ब 1, वर्ब 2 और वर्ब 3 को। क्योंकि जब आप टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे या नरेशन, तो ये तीनों का तीनों काम आने वाला है, ठीक है। वैसे बोलिएगा तो हम बता देंगे आपको वर्ब फॉर्म्स, है ना। उसका जो वर्ब फॉर्म्स जितना भी है ना, उसका हम फ़ोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे या तो टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं क्या यूजेज ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। हेडिंग हम क्या डालें? यूजेज ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। अब इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे वर्ब के एक फॉर्म को। कोई भी वर्ब का कितना फॉर्म होता है आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो कोई भी वर्ब का 5 फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4 और V5। आप लोग पिछले कुछ देर पहले ही पढ़े हैं। ये बताइए कि वर्ब का जो फर्स्ट रूप होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल, और वर्ब का जो 5th रूप होता है वो सिंगुलर होता है कि प्लूरल। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज हम नहीं बताएंगे क्योंकि पिछले क्लास या कुछ देर पहले इसको बताए थे। अब यहाँ समझना है, एक वर्ब फॉर्म हम लेते हैं। एक वर्ब फॉर्म लिए गो। क्या लिए? गो, ठीक है। तो गो का गो होता है, दूसरा रूप बेंट, तीसरा रूप होता है गोन, चौथा रूप होता है गोइंग और 5वां रूप होता है गोज। यही होता है। अब समझिएगा, अब इसी से हमको सारा कुछ समझना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं, एक नोट्स लिख रहे हैं। नोट्स क्या है कि वर्ब के पहले, दूसरे और 5वें रूप के साथ, क्या बोलें, वर्ब के पहले, दूसरे और 5वें रूप के साथ जब ये अफर्मेटिव में यूज होता है, किस रूप में? अफर्मेटिव में, तो इसके साथ जो है कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज हम नहीं करते हैं। इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। V1, V5 और V2 का यूज जब अफर्मेटिव में करते हैं, किस रूप में? अफर्मेटिव बोले तो सकारात्मक वाक्य। क्या? सकारात्मक वाक्य। यहाँ आप लिख लीजिए हिंदी भी, सकारात्मक वाक्य। यहाँ सेंटेंस लिखना पड़ेगा। तो जब
सकारात्मक वाक्य में यूज करते हैं तो वर्ब के पहले, वर्ब के दूसरे और वर्ब के पांचवें फॉर्म के साथ कोई हेल्पिंग वर्ब का उपयोग नहीं होता है। जो हमको पढ़ना है टेंस में, देखिए कैसे। अब एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, हम एग्जाम्पल लिए आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट फर्स्ट। दूसरा एग्जाम्पल हम लिए आई वेंट टू मार्केट। तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं ही गोज टू मार्केट। ठीक है, अब देखिए ये तीनों जो सेंटेंस है वो किस टेंस का है। तो आप यदि पहले से कहीं ना कहीं टेंस पढ़े होंगे तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर पता होगा कि वर्ब के पहले पांचवें जो फॉर्म है, रूप है, उसका उपयोग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं और वर्ब के दूसरे रूप का प्रयोग जो है वो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। ये जब हम टेंस पढ़ाएंगे तो और डिटेल से बताएंगे। अभी आप कहीं ना कहीं कुछ पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा ना थोड़ा कुछ पता होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो वर्ब का ये कैमा रूप है V1, ये वर्ब का कैमा रूप है V2, ये वर्ब का कैमा रूप है V5, ये सभी के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है? आप लोग बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ है? कमेंट करके बताइए। तो ये सभी के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन होता है पीछे ही बता दिए। एक बार इधर हम साइड में उसको लिख भी सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, ये बी फॉर्म वाला। दूसरा होता है हैव, हैज, हैड, ये होता है फॉर्म वाला। तीसरा होता है डू, डिड, डन, डज, ये होता है किस फॉर्म वाला? तो ये होता है डू फॉर्म वाला। अब देखिए इसमें से किसी का प्रयोग यहाँ हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना? तो हम बोल सकते हैं कि जब वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप और वर्ब का पांचवा रूप का प्रयोग जब हम अफर्मेटिव में करते हैं तो इसके साथ बिना वर्ब का प्रयोग होता है, बिना हेल्पिंग वर्ब का, बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ क्या हुआ है? बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, है ना, प्रयोग हुआ है। यहाँ क्या हुआ है? बिना हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लिए। अब हमने सबसे पहले देखा वर्ब के पहले रूप, वर्ब के दूसरे रूप और वर्ब के पांचवें रूप को। अब देखेंगे वर्ब का जो तीसरा रूप है वो और वर्ब का चौथा रूप है वो। क्या देखेंगे? अब वर्ब का जो तीसरा रूप है वो और वर्ब का जो चौथा रूप है वो। अब इसके भी एग्जाम्पल को हम लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए वर्ब के चौथे रूप का। आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ठीक है, इसके बाद लिखिए ही हैज़ ईटेन फूड, है ना, ही हैज़ ईटेन फूड। अब देखिए तो यहाँ वर्ब का जो चौथा रूप, यहाँ जो है वर्ब का चौथा रूप V1 + ing यही होता है। वर्ब का जो चौथा रूप होता है V1 + ing उसका प्रयोग हुआ है। यहाँ देखिए वर्ब का तीसरा रूप होता है, इसका प्रयोग हुआ है ईटेन, ईट, एट, ईटेन होता है। तो ये वर्ब का तीसरा रूप है। अब देखिए तो वर्ब का जो चौथा रूप है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया है? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो क्या आया है कि नहीं आया है? जल्दी से बताइए, हम देख रहे हैं आप सबको जो जो पढ़ रहे हैं। तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आया है। सर किस फॉर्म का आया है? तो बोलेंगे सर ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये बी एक्जुलरी वर्ब का है या तो बी फॉर्म का है। क्यों? क्योंकि देखिए इसी में से किसी एक में है, तो ये है आपका क्या? बी फॉर्म का। इसके बाद हम समझते हैं ईटेन, ईटेन वर्ब का तीसरा रूप है। अब इसके पहले देखिए जो हेल्पिंग वर्ब आया हैज, ये किस फॉर्म का है ना? तो बोलेंगे सर ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव फॉर्म का है। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, यहाँ से क्या निकला? एक कंक्लूजन निकला। तो ये जो है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग होता है किसका? वर्ब के तीसरे और वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। वर्ब के तीसरे और वर्ब के चौथे रूप का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है।
और जो वर्ब का तीसरा रूप होता है इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं बी ग्रुप का। किसका? बी ग्रुप का या बी फॉर्म का, सॉरी वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है इसके साथ हम यूज करते हैं हैव ग्रुप का। किसका? हैव ग्रुप का। हैव ग्रुप में कौन कौन आता है? हैव, हैज, हैड। और वर्ब का जो चौथा फॉर्म होता है इसके साथ हम यूज करते हैं बी ग्रुप का। और बी ग्रुप में कौन कौन आता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर। और हैव ग्रुप में कौन कौन आता है? हैज, हैव, हैड। इतना तक तो हम देख लिए कि अब थोड़ा सा इसको हम लिख भी देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, सारा कुछ समझ में आपको आएगा। और यही सारा यूज जो है आपको टेंस में देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपके एग्जाम में भरने के लिए आता है ना। ये कभी कभी दे देगा इधर दे देगा वर्ब का तीसरा रूप और इधर क्या भरना है, और ऑप्शन में आपका रहेगा हैज, इज, एम, ठीक है ना, या आर। तो जहाँ जैसे ही देखे वर्ब का जो यहाँ तीसरा रूप है तो जनरली यहाँ क्या हो जाएगा? हैज, क्योंकि वर्ब के तीसरे रूप के साथ हमेशा हैज, हैव, हैड वाला जो फॉर्म में आता है। हाँ, ये कहिए कि जब पैसिव फॉर्म में हो जाता है, यूज करते हैं हम किसी वर्ब का, तो हाँ इज के साथ भी वर्ब का तीसरा रूप आता है। तो अभी हम पैसिव नहीं बता रहे हैं, अभी हम जनरल रूल बता रहे हैं। जनरल रूल यही है क्या कि वर्ब का जो तीसरा फॉर्म होता है इसके साथ हम हैव फॉर्म वाला यानी हैव, हैज, हैड का प्रयोग करते हैं। और वर्ब का जो चौथा फॉर्म है जो वर्ब 1 प्लस ING है इसके साथ हम जनरली किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके साथ हम बी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकला, इतना जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएं इसका एक ही कंक्लूजन निकला। क्या निकला? तो इसका कंक्लूजन निकला कि वर्ब के तीसरे फॉर्म के साथ है ना कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? तो हैव फॉर्म वाला। कौन सा आता है? हैव फॉर्म, है ना, मतलब कि हैव ऑक्सिलरी वर्ब। और वर्ब के चौथे फॉर्म के साथ कौन सा फॉर्म आता है? बी फॉर्म, यानी बी ऑक्सिलरी वर्ब। अब वर्ब का जो तीसरा फॉर्म है उसके साथ क्या क्या आता है? हैव फॉर्म में हैज, हैव और हैड, यही तीनों आता है। जहाँ कहीं भी देखिएगा तो हैज, हैव, हैड के बाद हेल्प वर्ब का तीसरा रूप होता है। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब पहले होता है और उसके पीछे पीछे हेल्पिंग वर्ब होता है। इसको ऐसे लिख लीजिए यहाँ, क्या? हैज, हैव, हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप, ठीक है। उसी तरीके से जो वर्ब का चौथा रूप है उसके साथ बी फॉर्म आता है। अब बी फॉर्म मतलब क्या? तो इज, एम, आर, बाज, वर प्लस वर्ब का चौथा रूप। ये देखिए दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट है। और देखिए जब हम टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसी का यूज करते हैं। जब हम टेंस पढ़ते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसी का यूज करते हैं। तो यहाँ ही हम सब चीज़ सीख लेंगे। टेंस का स्ट्रक्चर तो अपने आप बनेगा, है ना। टेंस का स्ट्रक्चर रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेंस का स्ट्रक्चर खुद ब खुद बनेगा और आप बनाने सीखिएगा अपने ही। सिर्फ आपको क्या करना है? ये सारे फॉर्म को याद रखना है। ये सारे फॉर्म याद रखिएगा तो टेंस का स्ट्रक्चर हलवा है। जैसे आप रखते हैं ना सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज-एम-आर प्लस वर्ब का चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, उस तरीके से याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप समझ लीजिए, वो आप खुद लिख दीजिएगा, वो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो अभी इसके यूजेस को देखें। किसके यूजेस को? यूजेस ऑफ मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं आगे थोड़ा सा और देखते हैं। पहले इसको जिसको जिसको उतारना है वो। अभी तक हमने देखा यूज ऑफ प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें हमने आपको बताया 5 रूप को किस तरीके से यूज करते हैं। तो क्या बताया कि वर्ब के पहले, दूसरे और 5वें रूप का प्रयोग जो है वो जब अफर्मेटिव में यूज करते हैं टेंस में, तो उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। और जो वर्ब का तीसरा रूप होता है और चौथा रूप, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। वर्ब के तीसरे रूप के साथ हैव फॉर्म और वर्ब के चौथे रूप के साथ बी फॉर्म। हैव फॉर्म में हम यूज करते हैं हैज, हैव, हैड, और बी फॉर्म में यूज करते हैं इज, एम, आर, वाज, वेयर। आगे अब देखते हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, डू फॉर्म का उपयोग। किसका? डू फॉर्म का उपयोग, ठीक है। डू फॉर्म का उपयोग ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डू जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में टेंस में ही काम करता है। डू जो फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में टेंस में ही काम करता है और कहीं नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ तथ्य जानेंगे, फैक्ट्स। किसके बारे में? डू, डज और डिड के बारे में।
तो सबसे पहले डू के बारे में एक चीज़ जानते हैं। डू का प्रयोग यदि मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है करना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है करना। क्या होता है? इसका मतलब होता है करना। जैसे देखिए एग्जाम्पल एक हम लेके दिखाते हैं आपको। बोलें आई डू माई वर्क। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो है वो एक वर्ब है और एक वर्ब है तो मेन वर्ब है, और यहाँ इसका अर्थ भी निकल रहा है। डू का मतलब निकल रहा है करना, और इस पूरे सेंटेंस का क्या मतलब निकला कि मैं अपना काम करता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से एक और सेंटेंस लेते हैं। ही डज हिज वर्क। ही डज हिज वर्क, तो ही डज हिज वर्क में डज देखिए यहाँ क्या है, एक वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गया, ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ भी इसका मतलब क्या है? करना है। इसका मतलब क्या है? करना है। लेकिन जब डू डिड डज इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, जब डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। जैसे हम एग्जाम्पल पहले तो वो लिख देते हैं जो अभी बताएं, इसके बाद इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि डू डज डिड का उपयोग किस किस सब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, अब देखिए जब क्या बोले हम, जब डू डज और डिड ये का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, वर्ब के रूप में होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। अब आप हमसे पूछेंगे सर डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे होता है या तो कहाँ होता है। ठीक है, डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ होता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं, डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ होता है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते हैं, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाते हैं तो वहाँ पर हम डू या डज का प्रयोग करते हैं, और वहाँ डू या डज का प्रयोग जो है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है और वहाँ डू या डज का कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरीके से डिड, आपका डिड का प्रयोग कहाँ होता है, तो डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट की कहाँ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनाने के लिए किया जाता है, और वहाँ डू डज डिड का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वहाँ डिड का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होता है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में के जब इंट्रोगेटिव और निगेटिव को बनाते हैं वहाँ भी डू या डज का कोई मतलब नहीं होता है। अब बोलेगा सर कैसे नहीं होता है, तो सर हम आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू बता देते हैं कि कैसे
जब डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग तो ऊपर लिख ही लिए होंगे, तो फिर भी नीचे जगह है, देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल लिए, आई डू नॉट डू माई वर्क। क्या एग्जाम्पल लिए? मैं अपना काम नहीं करता हूँ, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। हिंदी भी लिख देते हैं, कितने विद्यार्थियों को समझ में नहीं आएगा। क्या बोलें? मैं अपना काम नहीं करता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव का वाक्य है। किसका वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। अब देखिए तो यहाँ डू जो है वो किस लिए आया, अभी बताएं पहले ही कि डू डज डिड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करते हैं। तो डू डज डिड का प्रयोग, डू और डज का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ करते हैं? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव और प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते जब हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट का जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डू डज डिड का प्रयोग हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में। चलिए अब देखते हैं इस एग्जाम्पल को। बोल रहा है आई डू नॉट डू माई वर्क। अभी क्या बताएं कि डू का प्रयोग जब मेन वर्ब के रूप में होता है तो इसका मतलब होता है करना, लेकिन डू का प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। देखिए एक यहाँ जो डू नॉट लगा हुआ है, और ये ध्यान दीजिएगा जब भी क्या कि, तो देखिए यहाँ इस एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एग्जाम्पल में एक तो डू नॉट है और एक और डू है। तो यहाँ डू जो है वो मेन वर्ब के जैसे आया है, लेकिन जैसे ही डू के साथ नॉट लग गया ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। देखिए जैसे ही डू जो है जब अकेला होता है ना, डू जब अकेला होता है तो सिंगल होता है। क्या होता है? सिंगल होता है। और जब कोई भी बंदा सिंगल होता है ना तो शेर होता है। क्या होता है? शेर होता है। नहीं, कोई भी बंदा क्या होता है? सिंगल होता है तो शेर होता है। तो काम करता है मेन के जैसा। काम कैसे करेगा? मेन, मुख्य। उसको लगता है कि जो हैं हम ही हैं, मेरे सिवाय और कोई नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके साथ क्या जुड़ जाता है? निगेटिव। निगेटिव क्या जुड़ गया? नॉट, है ना। निगेटिव क्या जुड़ गया? नॉट। मतलब कि जैसे उसका शादी हो जाता है, मिंगल बन जाता है। शादी होने के बाद क्या होता है? मिंगल बन जाता है। तो उसका जो दर्जा है वो नीचे गिर जाता है, और जो उसकी होने वाली बीवी आती है उसका दर्जा ऊपर हो जाता है। तब जैसे ही इसके साथ नॉट लगा है न, तो मतलब एक से हो गया दो, नहीं एक से भले दो, लेकिन जो दो बाहर वाले आते हैं, मतलब जो उनकी पत्नी या मेरी पत्नी या किसी की भी पत्नी आती है तो वो अपना धाक जमाने लगती है, और ये जो डू हो जाता है वो मेन से क्या बन जाता है? हेल्पिंग बन जाता है। क्या बन जाता है? हेल्पिंग। अब ये हेल्पर वाला काम करेगा, है न। मतलब कि झाड़ू भी देने का देखिए काम हो जाता है ना। जो पति लोग हैं वो लॉकडाउन में आप देखे होंगे ही, है ना। शिखर धवन भी बर्तन मांज रहे थे, तो बात की बात है कि नहीं। तो वही है कि जब डू सिंगल होता है, डू क्या होता है? सिंगल। मतलब कि जब अकेला आता है तो मेन वर्ब के जैसे काम करेगा। जब डू नॉट हो गया, मतलब उसके साथ कोई निगेटिव आ गया, मान लो कोई डू पॉजिटिव था, है ना, अब निगेटिव आ गया तो मिल गया, है कि नहीं। जब मिल गया तो जो पहला वाला डू जो मेन वर्ब के जैसे काम कर रहा था वो निगेटिव बन गया और क्या करने लगा? हेल्पिंग वर्ब के जैसे काम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी डू के साथ नॉट लगे तो वहाँ जो डू डज डिड तीनों ये क्या हो जाता है? हेल्पिंग वर्ब का काम करने लगता है ना। और जब डू अकेला आता है तो मेन वर्ब का काम करने लगता है। अब यहाँ देखिए तो डू नॉट है, क्या है? डू नॉट है। अब तो यहाँ जो डू नॉट है ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। और यहाँ क्या हो गया? ये मेन वर्ब हो गया। एक डू इसमें हेल्पिंग वर्ब है, एक डू क्या है? मेन वर्ब है। एक जैसे ही डू के साथ नॉट लग गया वो हेल्पिंग वर्ब, जैसे ही डू अकेला आ गया मेन वर्ब। और यहाँ देखिए डू नॉट का कोई मतलब नहीं है।
ही डू नॉट डू माई वर्क, मतलब कि सॉरी आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। इसमें नहीं सिर्फ मतलब निकला इसका नॉट का, और डू का मतलब करना, माई वर्क मतलब अपना काम, आई का मतलब आई, तो यहाँ डू का कोई मतलब नहीं निकला। तो जब डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है। अभी डू डज डिड से रिलेटेड तथ्य खत्म नहीं हुआ है। आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। आपके नेक्स्ट क्लास में डू डज डिड के प्रयोग को और भी बताना है, थोड़ा सा बचा हुआ है, वहीं हम डू डज डिड के प्रयोग को बता देंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, और फिर आपका जो मेन चैप्टर टाइम एंड टेंस है वो शुरू हो जाएगा। आई होप जहाँ तक हम बताएं आज आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, और आपको लग रहा होगा नहीं हम पढ़ रहे हैं, आपको दूसरे से कुछ डिफरेंट ज़रूर मिल रहा होगा यहाँ, ठीक है। तो फिर अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए, बेहिचक बताइए, जहाँ के भी आपके दोस्त हों कि देखिए भाई पढ़ाई जो हो रहा है ग्रामर का स्टार्ट हो गया है, चल रहा है, और आप लोग भी जाके चैनल से जुड़िए, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें, और अपनी पढ़ाई जारी रखें। हम तो आपके साथ ही हैं, हमारा आशीर्वाद भी आपके साथ है, ठीक है। मेरा तो एक ही नारा है, पढ़ेगा बिहार तभी तो बढ़ेगा बिहार। अब पढ़ेगा इंडिया भी, क्योंकि पढ़ा क्या रहे हैं ग्रामर, और ग्रामर ऑल ओवर इंडिया से रिलेटेड करता है, तो अब पढ़ेगा इंडिया भी और पढ़ेगा बिहार भी, ठीक है बच्चों। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।